चैप्टर 11 हाउ टू कम्युनिकेट डिफिकल्ट फीलिंग्स। जनरली एक आर्ग्यूमेंट के दौरान लड़की का इस पर ध्यान नहीं जाता कि वो लड़के को ज़्यादा एफर्ट्स ना डालने की कंप्लेंट कर रही है, जबकि वो पूरी कोशिश करता है। लड़का उसके प्यार की अहमियत ना समझने का ब्लेम लड़की पर डाल देता है, जो लड़की के फीलिंग्स को बहुत हर्ट कर देता है और दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। इन इमोशंस को दबा कर रखने के पीछे जनरली इन दोनों में से कोई एक रीज़न होता है। पहला, या तो वो एडिक्शन से रिलेटेड चीज़ें जैसे दारू का इस्तेमाल करने लगते हैं। दूसरा, या फिर किसी और में वही खोया हुआ प्यार ढूंढने लगते हैं। ऐसे टाइम में किसी थेरेपिस्ट या ग्रुप थेरेपी सेशन से काफ़ी हेल्प हो सकती है, पर क्योंकि ज़्यादातर लोग ये सब करना प्रेफर नहीं करते, ऑथर एक ऐसी टेक्निक एडवाइस करते हैं जिसमें कम एफर्ट्स लगते हैं और ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट मिलता है। इस टेक्निक को कहते हैं द लव लेटर टेक्निक। द लव लेटर टेक्निक, ये सुनने में बहुत फिल्मी लग रहा होगा, पर ऑथर कहते हैं कि ये एक्चुअली हीलिंग करने में 100% इफेक्टिव मेथड है। जब पार्टनर्स नाराज होने पर एक दूसरे को लव लेटर्स लिखते हैं, तब उनके जो मेन रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल हो जाते हैं। लड़कियां अपने पार्टनर्स के प्रति अप्रिशिएटिव, एक्सेप्टिंग और ट्रस्टिंग बन जाती हैं, और लड़के अपने पार्टनर के प्रति केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्टफुल बनते हैं। स्टेप 1, राइटिंग अ लव लेटर। ऑथर ने कई तरह के इमोशन से रिलेटेड लव लेटर्स लिखने के टिप्स दिए हैं। वो कहते हैं कि एक लेटर में हमें 5 डिफरेंट इमोशंस यूज करने हैं: एंगर, सैडनेस, फियर, रिग्रेट और लव। फॉर एग्जाम्पल, एंगर, मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम हर चीज भूल जाते हो। मैं इस बात से फ्रस्ट्रेटेड हूं क्योंकि तुम मुझे इग्नोर करती हो। मैं नाराज हूं क्योंकि तुम हमेशा इमोशनल हो जाती हो। सैडनेस, मैं डिसअपॉइंटेड हूं क्योंकि हमारे रिलेशनशिप के बीच तुम्हारा काम आता है। मुझे इस बात से हर्ट हुआ कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते। मैं सैड फील कर रहा हूं क्योंकि तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहती। फियर, मुझे डर लगता है कि मैं तुम्हें बोर कर रही हूं। मैं ये नहीं चाहता कि मुझसे फिर एक बार कोई गलती हो। मुझे डर है कि मैं तुम्हें खुश नहीं रख पाऊंगा। रिग्रेट, मैं माफी चाहती हूँ कि मैंने तुम्हें क्रिटिसाइज किया। आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें कॉल नहीं किया। मुझे माफ कर दो, मैं इतनी डिमांडिंग साउंड करती हूँ। लव, मैं तुम्हारे लिए कुछ बेहतर करना चाहता हूँ। अगली बार से मैं पेशेंटली तुम्हारी बात सुनूंगी। मुझे पता है कि तुम मेरा बहुत ख्याल रखते हो। स्टेप 2, राइटिंग अ रिस्पॉन्स लेटर। हाउ टू लर्न अबाउट आवर पार्टनर्स नीड्स। लव लेटर देने पर हमेशा जरूरी नहीं है कि आपका पार्टनर पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेगा। कभी कभी उन्हें आपके इमोशंस को समझने में मुश्किल होती है क्योंकि वो ऑलरेडी अपने हर्ट और रिजेंटमेंट से गुजर रहे होते हैं। ऐसे में ऑथर कहते हैं कि आपको एक लव लेटर के साथ एक रिस्पॉन्स लेटर भी लिखना चाहिए। रिस्पॉन्ड लेटर में बेसिकली आप वो सब लिखते हैं जो आप अपने पार्टनर से सुनना चाहते हैं। इसे डिटेल में पढ़ने पर जनरली इंसान अपने पार्टनर के इमोशंस को और बेटर समझ पाते हैं और ये भी रियलाइज करते हैं कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। इस मेथड से लिखने वाले हल्का फील करते हैं और पढ़ने वाला इमोशंस को बेटर समझने लगता है। स्टेप 3, शेयरिंग योर लव लेटर एंड रिस्पॉन्स लेटर। लेटर्स लिखने के बाद उन्हें शेयर करना इम्पॉर्टेंट है ताकि आप दोनों भी एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ पाओगे और एक दूसरे को रिक्वायर्ड सपोर्ट दे सकोगे। लेटर्स शेयर करने पर आप अपने पार्टनर के नीड्स जान पाते हो और उनके कंप्लेंट्स के पीछे क्या पर्पस था वो समझ पाते हो। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, इंटीमेसी क्रिएट होती है और नेगेटिव फीलिंग्स को भी ग्रेसफुली हैंडल करना आसान हो जाता है। What if your partner can't respond lovingly? अगर आपके पार्टनर फर्स्ट अटेम्प्ट में गुस्से में रिएक्ट करते हैं तो ऑथर कहते हैं कि आप उन्हें लेटर देने के बाद थोड़ा टाइम दीजिए और उसके बाद वो या तो बात करके रिस्पॉन्ड कर सकते हैं या फिर खुद एक लेटर लिखकर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं।
अगर कपल्स एक दूसरे के प्रेजेंस में अपना लेटर पढ़कर सुनाते हैं, जनरली मीठी बातों से और सामने वाले की तारीफ करके इस लेटर की शुरुआत करते हैं, तब वो भी पॉजिटिवली ही रिस्पॉन्ड करेंगे। राइट एंड रिसीव अ लव लेटर सेफली। लव लेटर्स शेयर करना आसान नहीं होता, क्योंकि लिखने वाले पर्सन को डर लगता है कि कहीं अगर उसके पार्टनर ने ये फीलिंग रिजेक्ट कर दी या फिर उसको पहले से ज़्यादा गुस्सा आ गया तो आर्ग्यूमेंट और वर्स हो जाएगी। लेटर रिसीव करने वाले पर्सन को भी ये लेटर रिस्पेक्टफुली पढ़ना चाहिए, और अगर वो इस मेंटालिटी में नहीं है तो उस वक्त तक पेशेंटली वेट करना चाहिए जब तक वो इस लेटर को फेयर तरीके से पढ़ नहीं सकता। इंटेंशन ऑफ राइटिंग। इस पार्ट में आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का रीजन बताते हो। जब किसी नेगेटिव फीलिंग की वजह से आपका माइंड ऑक्यूपाइड रहता है तो आप अपने पार्टनर को ज्यादा केयर और सपोर्ट नहीं दे सकते, जिसका असर रिलेशनशिप पर पड़ता है। इसलिए आपको पीछे खींचने वाला हर इमोशन एक्सप्रेस करके अपने वांट्स और एक्सपेक्टेशंस बताना जरूरी होता है। इंटेंशन ऑफ हियरिंग। लेटर पढ़ते या सुनते समय आपको बिना किसी पार्शियलिटी के एकदम फेयर मैनर से ये काम करना होगा। लेटर लिखने वाला पर्सन ऑलरेडी अपनी फीलिंग्स के बारे में वल्नरेबल फील करता है, इसलिए उन्हें आपके सपोर्ट और अश्योरेंस की काफ़ी ज़रूरत होती है। उन्हें ये भरोसा दिलाओ कि आप अपनी तरफ से एक अच्छा कम्युनिकेशन बिल्ड करने की पूरी कोशिश करोगे। Why we need to write love letters? ऑथर इसे बेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं, क्योंकि बचपन से ही मोस्टली अपने पेरेंट्स की वजह से हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस बात से कंडीशन्ड हो जाता है कि किसी नेगेटिव इमोशन को कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए, और बड़े होने पर जब पता है कि उन इमोशंस का रिस्पॉन्स सीधे शेयर करके ही कम होगा तो हम ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा माइंड ऑलरेडी कंडीशन्ड रहता है एज अ डिफेंस मैकेनिज्म। इसलिए लव लेटर टेक्निक की मदद से हम ऐसे 4 इमोशंस से छुटकारा पा सकते हैं जो आर्ग्यूमेंट के बाद हमें इफेक्ट करते हैं, जो है एंगर, सैडनेस, फियर और रिग्रेट। लव लेटर लिखने से ये इमोशंस धीरे धीरे माइंड से रिलीज होने लगते हैं और फाइनली लव और एडमिरेशन पीछे छोड़कर जाते हैं। रिलेशनशिप में आपको ये चीजें ध्यान रखनी होंगी। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। हर रिलेशनशिप में सब कुछ आसान या सही नहीं होता। खुशी से साथ रहने वाले कपल्स भी एक दूसरे से नाराज या डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं, क्योंकि हमारे आइडियाज, थॉट्स और बिहेवियर अलग अलग होते हैं, जिससे डिफरेंस और गैप क्रिएट होता है। इसलिए अपने रिलेशनशिप को एक फैंटेसी ना समझकर इसे एक रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। हाउ वी लर्न टू कम्युनिकेट। पिछले सिविलाइजेशंस में हमेशा ही सही तरीके से कम्युनिकेशन नहीं होता था। नेगेटिव फीलिंग्स को एक सिकनेस समझकर उन्हें इग्नोर और सप्रेस करने की कोशिश की जाती है, लेकिन इसकी वजह से एक हेल्दी कम्युनिकेशन डेवलप नहीं होता और डिस्टेंस बढ़ता है। इसलिए लव लेटर्स की मदद से आप एक नए हेल्दी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। इफ आवर पास्ट वर डिफरेंट। हम अपने पेरेंट्स को देखकर बड़े होते हैं। उनके नर्चरिंग के दौरान हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि किस तरह वो आर्ग्यूमेंट अवॉइड करने के लिए नेगेटिव फीलिंग्स दबाए रखते थे। मदर अपनी फीलिंग्स छुपाती है और फादर पर ट्रस्ट नहीं करती। फादर कभी मदर से लविंग और केयरिंग तरीके से बात नहीं करते। लविंग कम्युनिकेशन सीखा जा सकता है और लव लेटर्स की मदद से हम इन पास्ट डिफरेंसेस को भूलकर एक दूसरे के अलग पर्सनालिटी को अवॉइड करने की बजाय उसे चेरिश कर सकते हैं। चैप्टर 12 हाउ टू आस्क फॉर सपोर्ट एंड गेट इट। जनरली ऐसा होता है कि लड़का या लड़की एक दूसरे से सपोर्ट मांगना चाहते हैं पर मांग नहीं पाते हैं। स्पेशली लड़कियों के केस में उन्हें सपोर्ट मांगना ज़्यादा मुश्किल लगता है और यही चीज़ आगे चलकर रिलेशनशिप में एक इशू बन जाता है। इसी चीज़ से डील करने के लिए ऑथर ने काफ़ी तरीके बताए हैं। वाई विमेन डोंट आस्क। आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि अक्सर लड़कियां बिना कुछ एक्सपेक्ट किए
बहुत लव और केयर देती रहती हैं, चाहे वो किसी की माँ हो, बीवी हो या फिर गर्लफ्रेंड। फिर एक ऐसा टाइम आता है कि सडनली वो नाराज हो जाती हैं, ये बोलकर कि लड़का उनकी कुछ हेल्प नहीं करता। और लड़का इस कंफ्यूजन में पड़ जाता है कि जब भी उसे मदद मांगी गई है तब उसने हेल्प की है, तो ऐसा बिहेवियर क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि लड़कियां सीक्रेटली अपना लव और कंसर्न दिखाती रहती हैं, इस उम्मीद में कि ऐसा करके लड़के मोटिवेट होंगे और उनके फीलिंग्स को रिस्पॉन्ड करेंगे। पर लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर उसे प्यार मिल रहा है तो जरूर ही लड़की उससे सेटिस्फाइड है। और लड़कियां ये बात प्यार से नहीं कहती हैं, क्योंकि उनके पॉइंट ऑफ व्यू में वो रिक्वेस्ट एक रिक्वेस्ट नहीं बल्कि एक डिमांड है, और डिमांड करके प्यार मांगने की कोई वैल्यू नहीं होती। इसको सॉल्व करने के लिए ऑथर ने लड़कियों के लिए 3 स्टेप सजेस्ट किए हैं, जो कुछ ऐसे हैं। पहला स्टेप, आस्किंग करेक्टली फॉर व्हाट यू आर ऑलरेडी गेटिंग। ऑथर कहते हैं कि अगर लड़की एक लड़के से उन चीजों की रिक्वेस्ट करती है जो वो रोज करता है, जैसे घर लौटकर आते वक्त किचन का सामान ले आना या ऐसा कुछ, और वो उन चीजों के लिए लड़के को रेगुलरली अप्रिशिएट करती है, तो लड़का उसे और भी हेल्प और सपोर्ट देने के लिए बहुत मोटिवेटेड फील करेगा। ये इसलिए क्योंकि जब लड़की एक लड़के में नुक्स निकालती है तो वो डीमोटिवेट हो जाता है और लव और कंसर्न दिखाना भी कम कर देता है। ऑथर ने एक लड़के को मोटिवेटेड फील कराते रहने के लिए कुछ टिप्स सजेस्ट किए हैं। टिप्स फॉर मोटिवेटिंग अ मैन। अप्रोप्रिएट टाइमिंग। एक सही टाइम देखकर लड़के से हेल्प मांगना बेटर है, क्योंकि जब वो खुद बिजी है और काम कर रहा है तब उसे कुछ चीज रिक्वेस्ट की तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। नॉन डिमांडिंग एटीट्यूड। अगर किसी लड़के से एक डिमांडिंग टोन में बात करते हो तो ये उसे डिफेंसिव बना देता है। इसलिए अगर एक सिंपल सी रिक्वेस्ट करने के लिए एक लड़की डिमांडिंग टोन में पूछती है तब लड़का जनरली पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड नहीं करता। बी ब्रीफ। लड़कों को एक और चीज जो इरिटेट करती है वो है लंबे रिक्वेस्ट्स या किसी भी रिक्वेस्ट के लंबे रीजन सुनना, क्योंकि ये सुनकर लड़कों को लगने लगता है कि या तो लड़की डिमांड कर रही है या लड़के को कुछ पता नहीं है, समझकर लंबे एक्सप्लेनेशन दे रही है। बी डायरेक्ट। जब एक लड़की टू द पॉइंट बात शेयर नहीं करती तब लड़के को लगने लगता है कि लड़की उसे कम केपेबल समझती है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैरी कार से सामान लाने के लिए टॉम से रिक्वेस्ट करती है तब वो कहती है, टॉम गाड़ी में सामान अभी भी पड़ा हुआ है। ये सुनकर टॉम को लगता है कि मैरी उन्हें इनडायरेक्टली कह रही हैं कि वो किसी काम के नहीं है। पर अगर यही चीज मैरी डायरेक्ट पॉइंट पर आकर पूछती हैं कि प्लीज क्या तुम गाड़ी से सामान लेकर आ जाओगे, तब टॉम खुशी खुशी लेकर आते। इसलिए किसी भी बात को डायरेक्टली कन्वे करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज करेक्ट वर्डिंग। एक औरत जनरली अनजाने में ये गलती करती है कि जब आदमी से कुछ रिक्वेस्ट करना होता है तो वो पूछती है, क्या तुम ये कर सकते हो? पर जबकि एक आदमी सुनना चाहता है, क्या मेरे लिए ये काम कर दोगे? मार्स प्लैनेट पर मार्शियंस को आदत नहीं थी कि उनसे ऐसा सवाल पूछा जाए जिसका जवाब ऑब्वियस है। इससे उनका ईगो हर्ट होता था। इसलिए बेटर यही होगा कि एक औरत एक सिंपल रिक्वेस्ट का सही तरीका याद रखे। दूसरा स्टेप, प्रैक्टिस आस्किंग फॉर मोर इवन व्हेन यू नो ही मे से नो। कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक लड़की प्यार से अपने पार्टनर से कुछ रिक्वेस्ट करती है, पर लड़का कोई रीजन देकर मना कर देता है कि नहीं अभी मैं बिजी हूँ या ऐसा ही कुछ कह देता है। तब लड़की ये सोचकर नाराज हो जाती है कि लड़का उनकी फीलिंग्स की कद्र नहीं करता, जबकि लड़का असली में बहुत बिजी था। ऑथर कहते हैं कि अगर लड़की बुरा ना मानकर एक दो बार और प्यार से सेम रिक्वेस्ट करती है तब लड़का किसी तरह मान ही जाता है, और अगर उस सिचुएशन में ना हो पाया तो नेक्स्ट टाइम लड़की के रिक्वेस्ट करने पर वो डेफिनेटली हेल्प करेगा। अगर लड़के को पता है कि वो आपकी रिक्वेस्ट को टाल भी सकता है, यानी उसे ना कहने का फ्रीडम है, तो वो खुद ही ये कोशिश करेगा कि वो आपकी मदद करे, क्योंकि इस वक्त डिसीजन लेने का पूरा फ्रीडम उसे मिलता है। अगर वो नो कह भी देता है तो उसका कोई रीजन होगा, इसलिए उस पर भड़कने की बजाय या उसे ब्लेम करने की बजाय
ग्रेशियसली एक्सेप्ट करो कि हर वक्त वो अवेलेबल नहीं रह सकता। ये भरोसा रखो कि अगर वो हेल्प कर सकता है तो वो ज़रूर करेगा। तीसरा स्टेप, प्रैक्टिस असर्टिव आस्किंग। अगर स्टेप 2 का सिचुएशन कंसिडर करें तो कभी कभी ऐसा होता है कि लड़की के लगातार रिक्वेस्ट करने पर लड़का बड़बड़ाने लगता है। ये देखकर लड़की ऑफेंड हो जाती है। बट ऑथर कहते हैं कि लड़कों के बड़बड़ाने का मतलब ये नहीं है कि वो हेल्प नहीं करना चाहते, बस वो मन में खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं कि अपना काम छोड़कर लड़की की हेल्प करनी है। इसलिए अगर बार बार रिक्वेस्ट करने पर लड़के बड़बड़ाते हैं तो ऑथर कहते हैं कि उनके पॉजिटिव रिस्पॉन्स के लिए चुपचाप वेट करना सही होगा। लड़कों को आपकी रिक्वेस्ट करना और उनका फिजिकल और इमोशनल स्टेट इन दोनों में कंपैरिजन करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है और इसी वजह से वो थोड़ा पॉज लेते हैं या फिर ग्रम्बल करते हैं। ऐसी सिचुएशन में आपको रिक्वेस्ट करने के बाद तुरंत ये नहीं कहना चाहिए, तुम इतना भी नहीं कर सकते, आई कांट बिलीव तुम मना कर रहे हो। इसके बदले पॉज लेकर उन्हें थोड़ा टाइम देना चाहिए ताकि वो सोचकर उनका जेन्युइन आंसर दे सकें। इससे दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग और बेटर होने लगती है। प्रोग्रामिंग अ मैन टू से यस। एक बार ऑथर के सोने के टाइम उनकी वाइफ ने कहा कि उन्हें अर्जेंटली दूध चाहिए। ऑथर थके हुए थे और बस सोना चाहते थे, इसलिए वो बड़बड़ाते हुए चल निकले दूध खरीदने। स्टोर पहुंचने तक ऑथर गुस्से में थे, पर जैसे ही पास पहुंचे उनका गुस्सा कम होने लगा और वो अपनी वाइफ के प्रति रिस्पॉन्सिबल फील करने लगे। ऐसे ही जब बाद में सिचुएशंस आए तो ऑथर नाराज होते थे पर तुरंत रिस्पॉन्सिबल फील करने लगते थे। इससे उन्हें ये अंदाजा हुआ कि एक आदमी को हाँ बोलने के लिए कैसे प्रोग्राम किया जा सकता है। बस एक रिक्वेस्ट यूज की तो फिर चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, चाहे आदमी थोड़ा नाराज भी हो, पर थोड़े ही समय में एक अचीवमेंट फील करने लगता है। Why men are so sensitive? ऑथर कहते हैं कि लड़के तब सेंसिटिव हो जाते हैं जब लड़की उनसे किसी चीज की डिमांड करती है या डिमांडिंग टोन में बात करती है, क्योंकि उनके साइकोलॉजी में डिमांड करना मतलब कुछ ठीक करने की कोशिश करना, और लड़कों से डिमांडिंग टोन में बात करना मतलब उन्हें ऐसा फील कराना जैसे कि उनमें कुछ डिफेक्ट है या जिसे फिक्स करने की जरूरत है, जो लड़के को डिमोटिवेट कर देता है। इसलिए अगर वही रिक्वेस्ट जब एक लड़की प्यार से पूछती है तो लड़के को ऐसा फील आता है जैसे लड़की उन पर डिपेंडेंट है, जो उन्हें रिस्पॉन्सिबल फील कराती है, और इसी जुनून से लड़का लड़की की हेल्प करता है। चैप्टर 13, कीपिंग द मैजिक ऑफ लव अलाइव। आपने ये देखा होगा कि एक रिलेशनशिप में आने के बाद जब एक कपल एक दूसरे के साथ सिक्योर्ड फील करने लगते हैं तब उनके बीच लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाती हैं। आप एक दिन लव्ड फील करते हैं तो अगले दिन झगड़ा कर रहे होते हैं। एक दिन अपने पार्टनर की सोच में पूरा दिन बिताएंगे और अगले दिन उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। एक दिन उनके रूड बिहेवियर को माफ कर देंगे और अगले दिन उनका नॉर्मल बिहेवियर भी सही नहीं लगेगा। ऑथर कहते हैं कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम सिक्योर्ड फील करते हैं तब मन में दबे सारे डर और इनसिक्योरिटीज बाहर निकलने लगते हैं, और इसीलिए ये एक रिलेशनशिप का हेल्दी साइन होता है। हाउ रिप्रेस्ड फीलिंग्स कम अप। जब हम छोटे बच्चे होते हैं ना, तब से लेकर बड़े होने तक बहुत सारे रिप्रेस्ड यानी दबे हुए फीलिंग्स होते हैं, जो एक बार किसी से प्यार होने के बाद, सिक्योर फील करने के बाद उभर कर आते हैं। ये फीलिंग्स सडनली आती हैं जिन पर किसी का कंट्रोल नहीं होता, और ऐसा होना जायज है। लव हम सबको खोल देता है और हमें दर्द महसूस कराता है। Why couples may fight during good times? अक्सर ऐसा होता है कि एक बहुत बढ़िया ओकेजन के दौरान या उसके बाद कपल्स लड़ते हैं, जैसे कि कोई इवेंट में या कोई हैप्पी मोमेंट में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि
वो उस इवेंट को सबकॉन्शियसली अपने बचपन के मेमोरीज से कंपेयर करने लगते हैं, जब उन्होंने सेम चीज अपने पेरेंट्स को करते हुए देखा था। अगर उनके मेमोरीज ज्यादा अच्छे नहीं रहे हैं, तब ऐसे मोमेंट्स को एक्सपीरियंस करते वक्त माइंड में इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है। द 90-10 प्रिंसिपल। इसे और बेटर डिफाइन करने के लिए ऑथर 90-10 रूल की बात करते हैं, जो बेसिकली कहता है कि एक इंसान रिलेशनशिप में आकर जो 90% हर्ट फील करता है वो उसके पास्ट मेमोरीज से आता है और बाकी 10% टाइम से। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि रिलेशनशिप की स्टार्टिंग में सब अच्छा ही लगता है, बट आगे चलते चलते छोटी से छोटी चीज भी हर्ट करने लगती है। ये इस तरह हो गया जैसे एक घाव पर सुई चुभाना। एज एक्सप्लेन्ड, ये पुरानी यादों का घाव है जिस पर प्रेजेंट टाइम में अपने पार्टनर का बिहेवियर सुई की तरह चुभने लगा है। हाउ वी कैन सपोर्ट ईच अदर। पास्ट मेमोरीज ट्रिगर होने पर एक आदमी अकेले रहने लगता है जब उसे एक्सेप्टेंस की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, और एक औरत अपने इमोशंस के कुएं में फंस जाती है जब उसे बहुत लव की जरूरत होती है। इससे बेस्ट डील करने के लिए ऑथर सजेस्ट करते हैं कि एक लव लेटर लिखो, जिसमें आप अपने दिल में दबे सारे घावों को एक पन्ने पर लिखोगे। इससे आप फॉर श्योर बेटर और हैप्पियर फील करने लगोगे। अ हीलिंग लेटर। आपने ये खुद की लाइफ में नोटिस किया होगा कि जब किसी से झगड़ा होने पर आप उस इंसान को एक नोट या एक SMS लिखकर भेजते हैं, तब सामने वाला अच्छे से रिस्पॉन्ड करता है और आप भी हल्का महसूस करते हैं। इसलिए जब आप एक रिलेशनशिप में हैं और झगड़ा होने पर अपने पार्टनर को लव लेटर्स लिखते हैं, तब अपने सारी फीलिंग्स शेयर करने के लिए ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और इफेक्टिव तरीका है, जो एक रिलेशनशिप काउंसलर को कंसल्ट करने से भी बेटर है। इस मेथड से होता ये है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स अच्छे से डिफाइन कर पाते हो और आपका पार्टनर आपके फीलिंग्स को बेटर समझ पाता है। यू आर नेवर अपसेट फॉर द रीजन यू थिंक। जैसे मैंने आपको बताया कि रिलेशनशिप के इश्यूज 90% ऑफ द टाइम्स पास्ट मेमोरीज से ही आते हैं। जब आप पास्ट के उस इंसान को लव लेटर लिखते हैं जिसकी वजह से आपको ये इशू पहले फेस करना पड़ा था, तब आप और बेटर फील करने लगते हैं। ऐसा करने पर आप अपने पास्ट के हर्ट को हील करते हो, जो अभी के प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देता है। इसलिए आपने शायद नोटिस किया होगा कि जब एक पार्टनर अवॉइड करता है, तब दूसरा पार्टनर भी अवॉइड करने लगता है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि इन दोनों ने पास में सेम इशू फेस किया था जो वो अभी फेस नहीं करना चाहते। इसलिए लव लेटर मेथड आपको उस सिचुएशन से जल्दी और इफेक्टिवली निकालने में हेल्प करता है। द डिलेड रिएक्शन रिस्पॉन्स। कपल्स के बीच ऐसा होता है कि किसी एक के एक्सपेक्टेशंस को जब अनजाने में लगातार तोड़ा जाता है, तब वो इंसान अंदर ही अंदर अपने एक्सपेक्टेशंस को दबाने लगता है, और जब दूसरे पार्टनर के एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने का वक्त आता है, तब ये दबे हुए एक्सपेक्टेशंस ट्रिगर हो जाते हैं, जो मन ही मन कहते हैं कि अपने पार्टनर को जितना हो सके सफर कराओ। When couples suddenly feel their resentment, ऑथर कहते हैं कि उनके काउंसलिंग टाइम्स में उन्होंने बहुत सारे कपल्स को देखा है जिनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आए हैं, क्योंकि एक पार्टनर के एक्सपेक्टेशंस लगातार दबते गए थे और फिर एक टाइम के बाद सबकॉन्शियसली बदला लेते हुए उसने अपने दूसरे पार्टनर के एक्सपेक्टेशंस तोड़ दिए। ऑथर के मुताबिक अगर कपल्स एक दूसरे से दिल में दबी बातें शेयर करने लगेंगे, तो ये सब इश्यूज छोटे लगने लगेंगे। द क्राइसिस ऑफ राइजिंग एक्सपेक्टेशंस। ऑथर ने अभी बताए सिचुएशन को एक कंट्री से कंपेयर किया है जो सालों से हिटलर जैसे गवर्नमेंट के राज में रहकर सडनली एक ऐसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के राज में आ जाता है जो अपने देशवासियों को बहुत लिबर्टी और पावर दे देता है। तब उस देश में लड़ाई झगड़े और दंगे होने लगते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सडनली सिक्योर्ड और रिस्पॉन्सिबल फील करने पर जनरली इंसान ज्यादा एक्शंस लेने लगता है और एक दूसरे के एक्शन से सहमत ना होने पर वो एज अ रिबेल फील करने लगता है। Why healthy people may need counseling। चाहे एक कपल कितना भी मेंटली स्ट्रांग क्यों ना हो, पर ऑथर कहते हैं
कभी कभी किसी बात से पास्ट मेमोरीज ट्रिगर होने पर इंसान नेगेटिव इमोशंस का भंडार महसूस करने लगता है और इस वजह से एक कपल के बीच लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। ऐसे टाइम में अगर कोई तीसरा इंसान एक मीडिएटर जैसे एक्ट करता है तो बहुत पहले से ही डैमेज कंट्रोल हो सकता है। वो तीसरा इंसान कोई भी हो सकता है जिस पर आप ट्रस्ट करते हो, जैसे एक रिश्तेदार, दोस्त, काउंसलर एक्सेट्रा। उनसे बातें शेयर करने के बाद एक कपल को खुद ये एहसास होता है कि वो कहाँ गलत जा रहे थे। द सीजन्स ऑफ लव। ऑथर के ख्याल में जैसे हर साल 4 सीजन्स होते हैं, स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर, वैसे ही एक रिलेशनशिप में 4 सीजन्स ऑफ लव होते हैं। द स्प्रिंग टाइम ऑफ लव, एक रिलेशनशिप में आने को ऑथर ने स्प्रिंग सीजन से कंपेयर किया है, जब सब कुछ रंगीन और ब्राइट होता है। द समर ऑफ लव, फिर टाइम आता है समर का, जब झगड़े शुरू हो जाते हैं और एक कपल एक दूसरे को हर्ट करने लगते हैं। द ऑटम ऑफ लव, नेक्स्ट आता है ऑटम, जब झगड़े कम होने लगते हैं। द विंटर ऑफ लव, और फिर विंटर, जब झगड़े बंद हो जाते हैं और एक कपल अकेले रहकर सोचने लगते हैं कि गलती कहाँ हुई है। बस इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखकर आप अपने रिलेशनशिप को और बेटर कर सकते हैं, एक दूसरे को खुश रखकर।